हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट करमशिला आईएएस। डियर फ्रेंड्स, आज हम 23 अप्रैल 2020 न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। तो द हिंदू में आज कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फर्स्ट आज हम डिस्कशन करेंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, द हिंदू के पेज नंबर 8। सेकेंड न्यूज रहेगी प्राइस ऑफ शुगर केन। सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक निर्णय आया है द हिंदू के पेज नंबर 8 पर। उससे संबंधित हम एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है 2015 में। नो 100% कोटा फॉर ट्राइबल टीचर्स, सुप्रीम कोर्ट का अगेन एक बहुत अच्छा निर्णय है द हिंदू के पेज नंबर 8। ये सभी ऐसे निर्णय जो यूपीएससी के लिए हम डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारे चाहे ऐसे राइटिंग हो चाहे पेपर हो, उन सभी में। अब हम देखते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ से हमने न्यूज़ ली है। ये थोड़ा सा याद रखना, हमने एफडीआई के संबंध में पहले भी बात की थी। फेसबुक ने लगभग 9.90% जो शेयर है, स्टेक है, वो खरीद लिया है जियो में से। हमने जब पहले एक बार बात की थी इसके ऊपर, तो एफडीआई से जब संबंधित नियम पड़े थे कि कोई भी एक फॉरेन कंपनी सिंगल भारत की किसी सिंगल कंपनी में 10% या उससे ज़्यादा अगर खरीदती है तो उसे हम एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसके अनुसार एक जनरल डेफिनेशन थी, स्ट्रिक्ट डेफिनेशन। बट कई बार बहुत सारे देशों के नियम रहते हैं, इंडिया में भी ऐसे नियम हैं जो कॉम्प्लेक्स नियम है एफडीआई को लेकर। तो ऐसा नहीं है कि 100% हम उसको फॉलो ही करें कि 10% या उससे ज़्यादा ही हो। मैंने भी आज इसको काफ़ी सर्च किया, वहाँ देखने को मिला कि कई जगह इन नियमों में ढील भी, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अगर 10% से कम भी अगर आप खरीद रहे हो किसी कंपनी को, तो भी आपको एफडीआई का दर्जा दिया जा सकता है। उसके साथ कई रूल्स फॉलो आपको करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर 10% से कम खरीदारी की है फेसबुक ने जियो में, उसके बावजूद भी ये क्या है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इससे कई जगह स्किल, उसके बाद काफ़ी मात्रा में जीडीपी एंड रोजगार भी मिलेगा। क्योंकि काफ़ी जो रिटेलर्स हैं वो अब व्हाट्सएप के थ्रू अपना ऑर्डर भेजेंगे, तो एक तरीके से यहाँ जनरेट होगा रोजगार। तो कई तरह के जो नियम हैं वो इसमें इंक्लूड है, इसीलिए एफडीआई का टाइप है। तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। अगेन पेज नंबर 6, यहाँ पर द विलेज इज स्टिल रिलेवेंट। तो इनका कहना है कि विलेज अभी भी रिलेवेंट है। हम सभी जानते हैं गांधी जी ने कहा था कि जो भारत की आत्मा है वो गाँवों में बसती है। तो हम सोच सकते हैं कि चाहे इंडस्ट्री हो, कोई भी हो, जो भी हमको रॉ मटेरियल मिलता है वो कहाँ से मिलता है, गाँव से। और गाँव से ही हमारा पूरा कनेक्टिविटी रहता है। चाहे शहर में जितनी भी चीज़ें हमको खाने की हो या फिर जितना भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, सभी गाँव से अटैच है। तो आज भी उसका इम्पोर्टेंस, रिलेवेंस है। उसके साथ ही अगर हम देखें कि गाँव में ज़्यादातर पॉपुलेशन बढ़ रही, मीन्स पॉपुलेशन ज़्यादातर गाँव में रहती है। चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, जब तक हमारे गाँव सुधार नहीं होंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो गाँव हमेशा। और यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उसमें सीधा यूपीएससी में उसी साल क्वेश्चन पूछा कि विदाउट स्मार्ट विलेज के स्मार्ट सिटी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, कमेंट करो। तो ये बहुत अच्छा प्यारा एक क्वेश्चन था यूपीएससी का। अगेन ए टाइम फॉर प्लेनेटरी सोलिडरिटी, मीन्स सभी जो प्लेनेट पे रहते हैं, मीन्स पृथ्वी पे जितने भी देश है वो सब एक साथ होने की जरूरत है उनको, तभी हम एक अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये कि कोई भी देश ऐसे प्रोग्राम्स मिले बनकर या वेलफेयर की ऐसी स्कीम्स बनाए जो सभी देशों के लिए काम आए। कोविड-19 को लेकर ऐसा हुआ है क्योंकि सभी देश अपना अपना पॉलिसी बना रहे हैं, सभी देश अपने अपने पूरा मेडिकल फैसिलिटीज इन सभी को देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक जो आपस में मिलजुल कर जो काम करने की परंपरा है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल नदारद, मीन्स नहीं देखने को मिली है, और उसके परिणाम भी पूरे वर्ल्ड को भुगतने पड़ रहे हैं। अगर चाइना सभी को साथ में लेकर अगर काम करता तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स दूसरे देश इस महामारी से बच सकते थे। तो इतना सा हमको थोड़ा सा इस आर्टिकल में याद रखना है। 7th आर्टिकल में देयर मे बी नो गोइंग बैक, जस्ट चाइना का है यहाँ, प्री रिटायरमेंट जजमेंट एंड पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जस्ट हम इतना सा देखेंगे कि हमारे यहाँ जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों अलग अलग है। सेपरेशन ऑफ पावर है, मीन्स 100% सेपरेशन पावर तो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव एंड विधायिका, मीन्स एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, इन दोनों के बीच में आपस में मिलकर एक कोऑपरेटिव काम करते हैं। केवल जो हमारा जुडिशरी है वो टोटली सेपरेट है। अमेरिका का घर देखें तो वहाँ तीनों सेपरेट है, बिल्कुल किसी को कोई लेना देना नहीं है। यूपीएससी 2019 में इसी आधार पर क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर कैसा है, जबकि यूएसए में कैसा है।
हमारे यहाँ सेपरेशन पावर चेक एंड बैलेंस पे आधारित है, मीन्स उस दायरे में रहता है कि आपस में संस्थाओं को हम रोक सके। जुडिशरी उस लेवल तक काम करती है कि विधायिका इस तरीके का कोई कानून ना बनाए, और साथ में विधायिका ऐसे काम करती है कि एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे देश को नुकसान हो, तो ये आपस में एक दूसरे को रोकने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, पोस्ट रिटायरमेंट जजमेंट, प्री रिटायरमेंट जजमेंट मीन्स यहाँ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है रंजन गोगोई साहब, उन्होंने प्री रिटायरमेंट से पहले कई तरह के जजमेंट दिए जो गवर्नमेंट के फेवर में है ऐसे कहा गया, और बाद में पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स उन्होंने जो राज्यसभा की सीट है उसमें नॉमिनेशन जो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया उसको ले लिया। लेकिन हमारा यहाँ तर्क होना चाहिए कि अगर कोई जुडिशरी वाला अच्छा बंदा है और उसको नॉलेज है तो राज्यसभा में एज ए पहले भी मेंबर नॉमिनेट होते हैं, तो आर्ट चाहे साइंस हो, चाहे फिर उसको आर्ट हो, साइंस, लिटरेचर और समाज सेवा, इनमें अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसका हम भरपूर उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा पॉजिटिव इसमें एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जब डिसीजन ले रही है तो हमारा भी एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। अगेन जब हम यहाँ देखते हैं पेज नंबर 8, तो यहाँ पर ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, नो 100% कोटा फॉर ट्राइबल टीचर्स, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सेंटर स्टेट कैन फिक्स शुगर केन प्राइस से सुप्रीम कोर्ट, अगेन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, एंड फेसबुक का अभी हमने कर लिया जियो प्लेटफॉर्म। अब हम इन सभी टॉपिक्स जो हमने क्लियर किए हैं उनका थोड़े से अच्छे से देखते हैं। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये सांविधिक संस्था नहीं है, मींस अगर हम सीधा कहें कि इसका किसी एक्ट के द्वारा निर्माण नहीं किया गया है। 1956 में इसे जस्ट एक ऑर्डर के द्वारा बना दिया गया। हाँ, कुछ एक्ट्स के को ये इम्प्लीमेंट करता है। क्या करता है, कुछ एक्ट्स के, जैसे अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मीन्स जो कोई पैसा इकट्ठा कर लेता है गलत गतिविधियों द्वारा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट हम देखेंगे। इन एक्ट को केवल इंप्लीमेंट करने का काम करता है, लेकिन किसी एक्ट के द्वारा इसको स्थापित नहीं किया गया है, इसलिए सांविधिक संस्था नहीं है। इसका मेन काम है आर्थिक अपराधों को रोकना, और ये वित्त मंत्रालय मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करती है। इसका एक डायरेक्टरेट होता है जो संजय कुमार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अपॉइंट करती है। कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। 2018 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूछ लिया गया कि ये किसके अधीन काम करता है, तो सीधा सा क्वेश्चन था वहां पर। अगेन हम जब देखते हैं यहाँ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, यहाँ पर हवाला कारोबार मीन्स गलत तरीके से जो पैसा कमाते हैं, एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजते हैं जो बिना नाम के, उसको बोलते हैं हवाला कारोबार। विदेशों में संपत्ति खरीद लिया अगर किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा, विदेशी मुद्रा का बहुत ज़्यादा अगर किसी ने संचय कर रखा है तो उसकी संपत्ति को ये जब्त कर सकता है फैमा के तहत। उसके बाद ये कुछ इसके तहत कोर्ट काम करते हैं, पीएमएलए कोर्ट बोलते हैं उसको, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट। वो कोई भी निर्णय दे सकता है और उसके निर्णय की केवल डायरेक्ट अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर साथ ही में एक एक्ट और है, कॉफी पोसा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। इसके तहत भी ये क्या करता है, कार्यवाही करता है। तो ये हमको हमेशा याद रखना है। अब हम देखते हैं प्राइस ऑफ शुगर केन, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में क्या निर्णय आया कि जो शुगर केन के प्राइस है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों निर्धारित कर सकती हैं। ये दोनों के बीच में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट का विषय बना हुआ था। मिनिमम प्राइस कौन घोषित कर सकता है, केंद्र सरकार, मीन्स उससे कम प्राइस पर आप गन्ने को नहीं बेच सकते। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट एडवाइजरी प्राइस घोषित कर सकती है, मीन्स मिनिमम प्राइस के बाद आप अपनी तरफ से पैसा बढ़ा सकते हो, लेकिन मिनिमम प्राइस से कम आप पैसा नहीं कर सकते। राज्य को तय करने का अधिकार है, और ये सामान्यतः न्यूनतम प्राइस से ज़्यादा होता है। जैसे गवर्नमेंट ने अगर न्यूनतम प्राइस 500 रुपीज़ पर टन कर दिया, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार उसको 500 की जगह 50 रुपये और बढ़ा दे, 550 कर दे। तो ये स्टेट एडवाइजरी प्राइस है, वो उसकी मर्जी है। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कौन करंट लिस्ट के तहत मूल्य निर्धारण का अधिकार केंद्र राज्य दोनों सरकारों को है। और अगर गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य देखें तो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आता है। इसमें एक आता है गन्ने का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको बोलते हैं एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, उचित एंड लाभप्रद कीमत। जनरली जो और क्रॉप्स है उनको बोलते हैं हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जबकि इसके जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हम क्या बोलते हैं, एफआरपी। एफआरपी जो रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस मीन्स कृषि लागत एवं कीमत आयोग के द्वारा निर्धारित की जाती है। ये पहले सिफारिश भेजेगा गवर्नमेंट के पास, और फाइनल डिसीजन कौन लेगा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। मीन्स पहले फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस का जो सिफारिश है वो
कृषि लागत एवं कीमत आयोग के द्वारा गवर्नमेंट के पास भेजी जाती है कि इतनी होनी चाहिए। अब डिपेंड गवर्नमेंट के ऊपर करता है कि वो उसको माने या उससे ज़्यादा बढ़ाए या कम भी कर सकती है। तो इसका डिसीजन कौन लेगा? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, और ये प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में काम करती है। स्टेट एडवाइज्ड प्राइस ये जनरली हायर होता है एफआरपी से। अगर हम आगे देखें तो जो कृषि, अभी हमने जस्ट कीमत वाला देखा था सीएससीपी, वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय है, मीन्स किसी तरह का कोई सांविधिक निकाय नहीं है। 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। उसका मेन काम है फसलों के लिए एमएसपी का निर्धारण, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इसकी सिफारिशें गवर्नमेंट के लिए सलाहकारी रहती है, ना कि बाध्यकारी। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी सलाह को माने या नहीं माने। अगेन टॉपिक है नो 100% कोटा फॉर ट्राइबल टीचर सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या है केस, अभी हम देखते हैं। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, जो अनुसूचित एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल एरिया, वहां पर स्कूल्स जो रहती है उनमें सभी टीचर्स के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए भर्ती, मीन्स जो शेड्यूल एरिया है आंध्र प्रदेश में, अगर उसमें कोई स्कूल है तो वहां पर टीचर सभी केवल शेड्यूल कास्ट के होंगे, मीन्स अनुसूचित जनजाति के। ऐसा आदेश आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जनवरी 2002 में जारी किया। इस आदेश को के तहत एक अपील दायर की गई कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में किसी के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया कि ये जो आदेश था वो मनमाना है, मीन्स आर्बिट्री एंड अवैध है, नल एंड वॉइड एंड असंवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी ऐसे आदेश का जुडिशियल रिव्यू, मीन्स न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। अब आगे देखते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। आर्टिकल 13 एक जुडिशियल रिव्यू, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत किसी भी लॉ, चाहे वो संसद का हो चाहे राज्य विधानमंडल का हो, उससे पारित कोई लॉ, राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा पारित कोई अध्यादेश हो सकता है, ऑर्डिनेंस हो सकता है, कार्यपालिका का कोई आदेश हो सकता है या उसकी कोई विधि हो सकती है, लॉ हो सकता है, कार्यपालिका मीन्स एग्जीक्यूटिव, और विधि का बल रखने वाली कोई रूढ़ी हो सकती है परंपरागत, या कोई प्रथा हो सकती है जैसे 3 तलाक, ऐसे कोई भी। अगर वो किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन कर रहे हैं, अगर वो किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल मीन्स अवैध घोषित कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में क्या कहा कि इंदिरा साहनी फैसला, इंदिरा साहनी वाद 1992, जिसको मंडल कमीशन वाद भी बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस केस में कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता किसी भी कास्ट को। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि 100% आप नहीं दे सकते। और एक जो बेहतरीन लाइन कही वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे, द टोटल एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स बाय क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर वन क्लास इज नॉट द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स आप किसी पर्टिकुलर एक कास्ट को या क्लास को आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो और उसके द्वारा किसी दूसरी कास्ट की अगर अपॉर्चुनिटीज गायब हो रही है या कम हो रही है तो ये हमारे संविधान की मूल आत्मा नहीं है। मीन्स आप 100% मत दो, कुछ रिजर्वेशन जैसे 50% की जो सीलिंग है उसमें आप दे सकते हो। अगर आप केवल एसटी को दे रहे हो तो एससी वाले और जनरल या और ओबीसी कैटेगरी उनके टीचर्स आप भर्ती नहीं कर पाओगे, तो ये गलत है। तो ये सभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं 2000, ये यूपीएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था यूपीएससी में कि गन्ने की एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, कौन अनुमोदित करता है? तो यहाँ अनुमोदित का मतलब अप्रूवल, यहाँ अप्रूवल का मतलब क्या है? अनुमोदित। एक होता है सिफारिश मींस रिकमेंडेशन, तो रिकमेंडेशन कौन भेजता है? कृषि और कीमत आयोग। बट अगर हम अप्रूवल की बात करें, फाइनल अप्रूवल कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? अगर यहाँ क्वेश्चन में पूछता कि अनुशंसित कौन करता है या अनुशंसा कौन करता है या सिफारिश कौन करता है, तो क्वेश्चन में आंसर होता बी। लेकिन यहाँ पूछा अनुमोदित कौन करता है, लास्ट एंड फाइनल अप्रूवल, तो कौन है? कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज न्यूज डिस्कशन फॉर द हिंदू।